हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम आधुनिक काल पढ़ रहे हैं। आधुनिक काल में हम प्रगतिवाद पढ़ेंगे आज। तो प्रगतिवाद की समय सीमा क्या है? 1936 से 1943 ईस्वी, यह है प्रगतिवाद की समय सीमा। उसके बाद है प्रगतिवाद की क्या क्या विशेषताएं थी कि प्रगतिवाद आया। तो पहला है कि राजनीति क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। ठीक है। दूसरी है कि जो प्रगतिवाद कविता थी उसमें शोषित वर्ग की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया था। अगला है कि प्रगतिवाद कविता शोषण का विरोध करती है तथा समानता मूलक समाज का निर्माण चाहती है, कि जो शोषण है उसका विरोध करती है, समाज में सबके लिए समान स्थान हो, इस बात की स्थापना करती है। अगली है कि प्रगतिवादी कविता में नारी के संबंध में नवीन दृष्टिकोण अपनाए गए थे। नारी और पुरुष को एक समान बताया गया है प्रगतिवादी कविताओं में, कि नारी और पुरुष दोनों एक समान है। प्रगतिवादी जो कविता है उसमें यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया है। उसके बाद है कि प्रगतिवादी कविता उसी कृति को साहित्य रचना मानता है, कि उसी जो काव्य है उसी कविता को साहित्य रचना मानता है जिसका मानव जीवन में महत्व हो। अगली है कि प्रगतिवादी कवियों ने नवीन प्रतीकों को अपनाया था। जैसे पुराने चले आ रहे, जैसे स्त्री का मुख चंद्रमा के समान है, ये बहुत पुराना प्रतीक है। पर प्रगतिवाद में कुछ नए प्रतीक को अपनाया गया था। अगला है प्रगतिवाद में मूलतः मजदूर को शोषित वर्ग और जो पूंजीपति वर्ग था उसको शोषणकर्ता वर्ग माना गया था। प्रगतिवाद कविता की जो भाषा थी वह सरल थी, स्वाभाविक थी। ठीक है। जो प्रगतिवादी कविता थी उसकी भाषा बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र जनजीवन के बीच के थे, कि जो सामान्य जनता थी उनके बीच में जो भाषा प्रयोग होती थी उसी भाषा में काव्य रचना की गई थी प्रगतिवाद में। और इसकी जो प्रगतिवाद की जो सैलरी नहीं आएगा, इधर शैली आएगा, जो शैली थी वो उपदेशात्मक थी। उसके बाद है कि प्रगतिशील लेखक जो संघ की स्थापना हुई थी उसके बारे में कुछ बातें। पहला है कि विश्व का जो पहला लेख संघ यूनियन ऑफ सोवियत राइट्स 1934 ईस्वी में गोर्की के नेतृत्व में रूस में प्रभावित हुआ था या स्थापित किया गया था। ठीक है। पहला कब हुआ था? 1934 में हुआ था और रूस में हुआ था। ठीक है। उसके बाद है प्रोग्रेसिव राइट्स एसोसिएशन की स्थापना 1935 में हेनरी बारबूस की पहल पर पेरिस में की गई थी। उसके बाद है जो प्रगतिवाद की जो शुरुआत है वो 1936 से इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसी वर्ष लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई थी। तो भारत में कब हुई थी? 1936 में। तो हम मुख्यतः 1936 ही पढ़ेंगे। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुई थी। कहाँ हुई थी? लखनऊ में। ठीक है। उसके बाद है ये जो संघ की स्थापना हुई थी इसका मुख्य उद्देश्य था जो साहित्य था उसको समाज के लिए उपयोगी बनाना। मुंशी प्रेमचंद ने भी कहा है कि जो साहित्य है उस साहित्य केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं है, उसका लक्ष्य है समाज का हित, कि उससे समाज का हित होना चाहिए। प्रगतिशील लेखक संघ द्वितीय अधिवेशन 1938 में हुआ था और डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? पहला हुआ था 1936 में लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुआ था, और दूसरा हुआ था 1938 में रविंद्रनाथ टैगोर की अध्यक्षता में हुआ था। उसके बाद है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि मतलब जो
प्रगतिवादी जो कविता थी उसके बारे में हर विद्वान ने अपने अपने कथन कहे हैं। अब अपने अपनी मतलब अपने अपनी राय रखा है। तो उसमें सबसे पहले आते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि प्रगतिवादी कवियों ने दस्तावेजी कविता काफ़ी संख्या में लिखी है। ठीक है, अगला इनका कथन है कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों एक द्वंद्वात्मक रिश्ता दिखाई पड़ता है। कि प्रगतिवाद में और प्रयोगवाद में दोनों में द्वंद्वात्मक रिश्ता दिखाई पड़ता है। और उनका मानना है कि प्रगतिवाद के कारण साहित्य में एक नई चेतना तो आई, लेकिन साहित्य यांत्रिक हो गया। अगले जो कवि है वो है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने कहा है कि हम में से कई लोग साहित्य में प्रगतिवाद नामक धारा का प्रतिपादन करने लगे और समकालीन साहित्य को अन्य सभी धाराएं इससे बाहर कर दी गई। सभी देशभक्त लेखकों का संगठन बनने के बदले वह अनेक धाराओं में केवल एक धारा का प्रतिनिधि बना। यह है रामविलास शर्मा का कथन। आगे है कि प्रगतिवाद के संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र की मान्यता है कि प्रगतिवाद में सत्य का राजनीतिकरण, सपाटीकरण, संकुचीकरण कर दिया गया था, जबकि कला, सत्य, जीवन इतने बंधे बंधाए नहीं थे। आगे है डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि प्रगतिवाद समाज की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। कि जो प्रगतिवाद है वह समाज की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। उसके बाद है कि प्रगतिवाद के जो कवि हैं वो और उनकी रचनाएं। तो प्रगतिवाद में 4 कवि आते हैं। पहले हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल का समय है 1911 से लेकर 2000 ईस्वी तक। उसके बाद है नागार्जुन। नागार्जुन का भी समय है 1911 से लेकर 1998 ईस्वी तक। अगले कवि है शिवमंगल सिंह सुमन, जिनका समय है 1915 और 2002। इनकी समय सीमा है 1915 से 2002। अगले है त्रिलोचन। त्रिलोचन की समय सीमा है 1917 से 2007। तो हम पहले जो कवि हैं उनके बारे वो पढ़ेंगे। पहले कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, तो जिनका समय है 1911 से 2000 ईस्वी तक। जो केदारनाथ अग्रवाल थे वे पूंजीपतियों पर प्रहार किया है उन्होंने, और शोषक वर्ग थे उनको गिद्ध की संज्ञा दी है इन्होंने। जो केदारनाथ अग्रवाल है उन्हें केन का कवि भी कहा जाता है। और ये जो केदारनाथ अग्रवाल थे ये अपनी जो शुरुआती जो रचनाएं थे वे बालेंदु उपनाम से करते थे, और ये वे रचनाएं थी जो ये ब्रज भाषा में करते थे। ठीक है, तो बालेंदु उपनाम से कौन रचनाएं करते थे? केदारनाथ अग्रवाल। और केदारनाथ जो बालेंदु उपनाम से जो रचनाएं करते थे वो ब्रज भाषा की रचनाएं करते थे। इनकी कविताओं के संदर्भ में बच्चन ने कहा है उसके बाद डॉक्टर बच्चन ने कहा है कि जहाँ तक प्रकृति चित्रण का संबंध है, छाया उद्योत्तर में कविता में सुमित्रा नंदन पंत है अग्रवाल। केदार जी छाया उद्योत्तर कविता में सुमित्रा नंदन पंत है। ये जो कथन है ये बहुत बार आता है। तो ये किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन ने। ठीक है, अगला है कि अग्रवाल जी को इनकी जो रचना है अपूर्वा रचना पर 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और फूल नहीं रंग बोलते हैं इनकी रचना है, उस पर इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। ठीक है, अपूर्वा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और फूल नहीं रंग बोलते उस पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था इनको। उसके बाद है इनकी रचनाएं। इनकी पहली रचना है युग के गंगा, युग में गंगा 1947, नींद के बादल 1947, लोक और आलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, आग का आईना 1970, गुल मेहंदी 1978, पंख और पतवार 1989 और बम्बई का रक्त स्नान 1981, हे मेरी तुम
1981, मार प्यार की थापे 1981, कहे केदार खरी खरी 1983, अपूर्वा 1984, जमुन जल तुम 1984, बोले बोल अबोल 1985, जो सिलाए तोड़ते हैं 1985, आत्मगंध 1988, अनहारी हरियाली 1990, खुली आंखें खुली डेन 1993, पुष्पदीप 1994, वसंत में हुई पृथ्वी प्रश्न 1986। ये हैं केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं और उनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो उन्हें याद की और किस कवि ने उनके बारे में क्या कहा है वो, और प्रगतिवाद की विशेषताएं और प्रगतिवाद के संदर्भ में जो विद्वानों के कथन थे वो। अब आगे पढ़ेंगे कि प्रगतिवाद के जो दूसरे प्रमुख कवि है वो है नागार्जुन। नागार्जुन का समय है 1911 से लेके 1998 ईस्वी तक। तो नागार्जुन का जो मूल नाम था वो था वेदनाथ मिश्र, ठीक है। और नागार्जुन को प्रगतिवाद का शैलाक का पुरुष कहा जाता है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का शैलाक का पुरुष भी कहा जाता है। और बच्चन सिंह ने नागार्जुन की जो कविताएं थी उनको नुक्कड़ कविता कहा है। किसने कहा है नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। और नागार्जुन को 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसमें? मैथिली भाषा में मिला था। और इनकी जो मैथिली भाषा पे जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो रचना थी पत्रहीन नगनगाछ। यह एक इनकी मैथिली भाषा की महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है जिसमें 52 कविताएं संकलित है, ठीक है। उसके बाद है कि नागार्जुन ने दीपक पत्रिका के संपादन के रूप में भी काम किया था। कि जो दीपक पत्रिका थी उसके संपादक रहे थे नागार्जुन। इनकी जो रचना है हरिजन गाथा, वह कविताओं में दलितों की जो समस्या है उसका मार्मिक चित्रण किया गया है। और मैथिली भाषा में ये यात्री उपनाम से रचनाएं करते थे। अगली है कि इनकी कविता है प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है। और नागार्जुन ने अपने साहित्य का मैनिफेस्टो कहा है इसको। इनकी इस कविता को प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है, इसको नागार्जुन ने इनका जो साहित्य है उसका मैनिफेस्टो कहा है। उसके बाद है कि नागार्जुन के संबंध में महत्वपूर्ण जो आलोचक हैं उनके विचार। नामवर सिंह ने क्या कहा है कि नागार्जुन शैली की खोज नहीं करते थे, शैली स्वयं उनकी खोज करती थी, ठीक है। अगले हैं कि उनके काव्य भूमि विपुल और विषम भी है। इनकी जो काव्य है, जो काव्य की जो भूमि है वह विपुल भी है और विषम भी है। अगला कथन है नामवर सिंह का नागार्जुन के बारे में कि लोकप्रियता, कलात्मक सौंदर्य के असंतुलन और सामंजस्य का जितना सफलता से हल किया उतनी सफलता से हिंदी के बहुत कम कवि कर पाए थे। कि कलात्मक सौंदर्य के संतुलन और सामंजस्य का जितना सफलता से नागार्जुन ने हल किया है उतनी सफलता से हिंदी के और बहुत कम कवि कर पाए थे। अगले हैं रामविलास शर्मा ने कहा है नागार्जुन के बारे में कि नागार्जुन जितने क्रांतिकारी सचेत रूप में थे उतने वे अचेत रूप में भी थे। अगले हैं डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है कि नागार्जुन के भाषिक मुहावरे ठेठ गांव के हैं। जहाँ संस्कृत की सधी हुई पदावली मिलेगी वहाँ पर भी गवाई रूप चढ़ा हुआ है। एक ही कविता में वे सफलतापूर्वक कई प्रकार की पदावली छंदों का प्रयोग करते हैं। छंद पद कविता के मैदानी नदियों की संयमित प्रवाह है और मुक्तक छंद में पहाड़ी नदियों की चंचलता है। उसके बाद है नागार्जुन की जो कविताएं हैं वो कि नागार्जुन की पहली रचना है युगधारा 1953 की, सतरंगी पंखों वाली 1959 की, प्यासी पथराई आंखें 1962 की, भस्मांकुर 1971 की, तालाब की मछलियाँ 1975 की, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1990 की,
तुमने कहा था 1980 की हजार हजार बाहों वाली, 1981 पुरानी जूतियों का कोर्स, इस गुब्बारे की छाँव में, 1989। ठीक है, हम कैसे याद करेंगे इसको? मैंने याद किया था कि जो नागार्जुन को हम मतलब किसी कवि पे टिप्पणी नहीं कर रहे, हम इनको रचना को याद करने के लिए अपने तरफ से कोई ट्रिक बना रहे हैं बस। वो है कि जो नागे लोग होते हैं वे युग की धारा में नहीं बहते हैं, और वो कहते हैं कि सतरंगी पंखों वाली आएगी, कि वे सतरंगी पंखों वाली को प्यासी पथराई आंखों से देखते रहते हैं। वो ऐसे देखते रहते हैं कि भस्मांकुर हो जाती है कौन? तालाब की मछलियाँ। और वे उसके इतना इंतजार कहते रहते हैं कि वे कहते हैं कि ये तो पूरा खिचड़ी विप्लव हो गया, कि तुमने कहा था, कि अपने दोस्त से कहते हैं कि तुमने कहा था कि हजार हजार बाहों वाली आएगी, पर वो तो नहीं आई, तुमने तो पुरानी जूतियों का कोर्स करवा दिया इस गुब्बारे की छाया में बस। ठीक है, आगे है शिवमंगल सिंह सुमन। अगले जो प्रगतिवादी जो कवि है वो है शिवमंगल सिंह सुमन, जिनका समय है 1915 से 2000 ईस्वी। इनकी रचना है हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल 1945, प्रलय सृजन 1950, विश्वास बदलता ही गया, विंध्य हिमालय 1980, मिट्टी की बारात 1972। ये बहुत, इनकी मिट्टी की जो बारात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिट्टी की बारात को हम कैसे कहते हैं? मिट्टी की बारात होती है वो बहुत बेहतर होती है, बेहतर मतलब अच्छी। ठीक है, तो 1972। वाणी की व्यथा 1980, पर आंखें नहीं भरी हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। ये है शिवमंगल सुमन थे, उनकी रचनाएं। आगे है त्रिलोचन, वासुदेव सिंह त्रिलोचन इनका उपनाम था। इनका समय है 1917 से 2007 ईस्वी तक। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं धरती 1945, गुलाब और बुलबुल 1956, दिगंत 1957, ताप के ताए हुए दिन 1980, शब्द 1980, उस जनपद का कवि हूँ 1981, अर्धान 1984, तुम्हें सौंपता हूँ 1985, फूल नाम है एक 1985, अन कहीं भी कुछ कहनी है 1985, सबका अपना आकाश है 1987। अब है त्रिलोचन के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो, कि जो वासुदेव सिंह त्रिलोचन प्रगतिवाद के एक महत्वपूर्ण कवि थे। इनकी जो कविताएं हैं उनके केंद्र में गांव है, और गांव की जो समस्याएं हैं उनका चित्रण इन्होंने किया है। जो त्रिलोचन थे वो सानेट लिखने में प्रसिद्ध थे। ये मतलब सानेट लिखने में ये इम्पोर्टेंट है आपको। ठीक है, मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। उसके बाद है बच्चन सिंह ने त्रिलोचन को आत्म विश्लेषण का कवि कहा है। मुक्तिबोध ने क्या कहा है? अवध का किसान कहा है। बच्चन ने क्या कहा है? आत्म विश्लेषण का कवि कहा है। और जो त्रिलोचन थे वे अपनी कविताओं में जो पुराने छंद थे, भैरव, कुंडलिया, रोला इत्यादि का प्रयोग करते थे। और बच्चन सिंह ने लिखा है त्रिलोचन के बारे में कि त्रिलोचन जो थे वो प्रगतिवादी थे नहीं, उन्हें ग्रेक्स मार्क देकर प्रगतिशील में शामिल किया गया था। यह कथन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिलोचन के बारे में ये जितनी भी बातें हैं यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है TGT PGT में, नेट में। तो ये सारी जितने भी कवि की मैं आपको रचनाएं और उनके जो महत्वपूर्ण जो बातें होती है वो बताती हूँ या पढ़ाती हूँ, वो बहुत बार पेपर में आती है। ठीक है, और ये जितने भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये मेरे अपने पर्सनल नोट्स हैं जिनके माध्यम से मैं पढ़ाई करती हूँ। ठीक है, अगर आप भी डेली इनको अपनी एक अच्छी फेयर नोटबुक में उतार लोगे तो आपके बहुत ही अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे जो आपको आजीवन काम आएंगे। ठीक है, तो आज हमारा कंप्लीट हो गया प्रगतिवाद हमारा कंप्लीट हो गया है।
आगे की जो क्लासेज होंगी उसमें हम प्रयोगवाद पढ़ेंगे, नई कविता, मतलब हम अपना पूरा साहित्य कंप्लीट करेंगे, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसे जो पहले की वीडियो है वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको वो सारी क्लासेज फुल कंटेंट के साथ मिलेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।